हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ तनु और हम हमारा जो यूनिट कंटिन्यू कर रहे थे बुक BES 122 समकालीन भारत एवं शिक्षा से। इसका हम यूनिट 1 इसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे यूनिट 1 का, तो हम उसे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो यूनिट 1 का नाम है वो है भारतीय समाज की प्रकृति। इसका हम इंट्रोडक्शन और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है चैप्टर का, वो हम समझ चुके हैं। और ऊपर हमने ये जो ऊपर सारी चीज़ें हैं हमने समझा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इग्नू ने हमें इतना सारा डिटेल में लिख कर भेजा है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, अब हम उद्देश्यों से समझेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं इसे। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम किन चीज़ों को समझ सकेंगे और किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, मतलब उस पूरे चैप्टर का क्या एक एम है या गोल है, वो हम समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या समझाना चाह रहा है। फर्स्ट है भारतीय समाज की संरचना का वर्णन कर सकेंगे हम लोग कि भारतीय समाज का बच्चों की शिक्षा पर या शिक्षा पद्धति पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि हम ये इंडिया पढ़ रहे हैं, देखिए समाज की बात अलग है बट यहाँ पे हम इंडिया स्पेसिफिकली हम इंडिया को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय समाज की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। क्या विशेषताएँ हैं, वो कैसे फ़ायदे के लिए है, क्या किस ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा नुकसान, जो भी चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम विभिन्न सामाजिक संरचनाओं के मध्य संबंध को समझेंगे और इनकी व्याख्या कर सकेंगे। यानी कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्या वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या कुछ उनके बीच में रिलेशन है, कोई ब्रिज है या कोई चीज़ ऐसी है जो दो डिफरेंट चीज़ों को ब्रिज करती है, यानी उन्हें जोड़ने का काम करती है, एक्सेट्रा। ये चीज़ समझेंगे। फिर हम देखेंगे भाषायिक क्षेत्रीय विविधता तथा सीमांत की चर्चा हम कर सकेंगे। यानी कि हम भाषा और क्षेत्रीय विविधता के बारे में जानेंगे। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है और हम खुद देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से भाषा में बदलाव आता रहता है, फिर उससे हमारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं। फिर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कैटेगरी, पीपल, जो भी आप उसको बोलना चाहें, मार्जिनलाइज्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, भारतीय समाज की समस्याओं को विश्लेषित करेंगे। मतलब भारत के समाज में जो भी समस्याएं चल रही है हम उसको डिटेल में समझेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करेंगे। अब परिवर्तनशील सामाजिक संरचना को पहचानेंगे कि किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है हमारे सामाजिक संरचना में, हमारे स्ट्रक्चर में, और परिवर्तन किस तरह का है। और हम चैप्टर पढ़ने से पहले क्या उन परिवर्तनों को जो होते आ रहे थे उन्हें समझ पा रहे थे या नहीं। अगर हम उन्हें समझ पा रहे हैं तो जो हमारा पूरा का पूरा यूनिट है इसने अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से किया है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। फिर हमारा 1.2 का आखिरी पॉइंट है राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या को समझेंगे। हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि राष्ट्रीय विकास में जो शिक्षा पद्धति है या स्ट्रक्चर है या जो भी चीज़ है इसका वो किस तरीके का है, वो अच्छा है, बुरा है या जो भी। क्योंकि आप इन्होंने एक्सप्लेनेशन बोला है, ये तो नहीं बोला कि आपको नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, बैलेंस रखना है। तो हम आगे देखेंगे क्या चीज़ हमें मिलेगी, आउटकम क्या मिलेगा हमें चैप्टर का। वो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे चैप्टर का आउटकम तो ये सारा का सारा आउटकम है जो हमें मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी ही, बिना देरी किए, ताकि हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। अब 1.3 भारतीय सामाजिक संरचना, इसकी प्रकृति। पहले तो हम समझेंगे हमारी जो भारतीय सामाजिक संरचना है वो है किस प्रकार की। तो हम उसकी प्रकृति समझ लें एक बार, फिर हम चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। तो भारतीय सामाजिक हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत तरह की, विभिन्न प्रकार की प्रजाति, संस्कृति, धर्म और आस्था का मिश्रण है। मतलब ये हर तरीके से, ये चारों तरफ से बहुत ही डाइवर्स है और ये हमें पता है। और इसकी जो अखंडता है वो भी बहुत मजबूत है। मतलब मजबूत इन द सेंस कि हम डाइवर्सिटी में यूनाइट हैं, ठीक है। आप यूनिटी में भी डाइवर्स हैं। ये दोनों भारतीय समाज में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। कुछ आधारभूत शक्तियाँ जो हमें निरंतरता में बांधती हैं, इसमें अपने संघर्ष, कलह, विवाद है और एक इकाई के रूप में जुड़ा है। मतलब उन्होंने बोला कि चाहे आप डाइवर्स हों या आप यूनाइटेड हों, कैसे भी हों, आपकी प्रकृति कैसी भी हो, जो हमें थोड़े संघर्ष और विवाद देखने को मिलते हैं वो हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इकाई के रूप में देखते हैं उन संघर्षों को कि ठीक है, हर समाज में संघर्ष होते हैं, तो इस समाज में भी है, भारतीय समाज में भी है। अब यह है कि भारतीय समाज के स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने में कौन सी समस्याएं और बाधाएं जो हमें सामने मिलती है, तो इसके लिए प्रोफेसर हुमायूं कबीर इसका उल्लेखन करते हैं और उनके इस स्टेटमेंट को
माथुर 1992 में अपनी किताब में उन्हें देखने को मिलता है ये चीज़ कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में हम एक तरफ धर्म तथा संस्कृति के आधार पर एकीकरण तथा दूसरी तरफ भाषा, रीति रिवाज और आर्थिक राजनीति इच्छा में विभिन्नता के कारण अलगाव की प्रवृत्ति पाते हैं। मतलब वन हैंड हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी धर्म, संस्कृति, इन सब में एकीकरण है, हमारा इतिहास काफ़ी अच्छा, स्ट्रॉन्ग, रिच हमारा हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं हमें यूनाइट करने में, और हमें यूनाइट रहना भी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास में देखें कैसे सभी धर्म, जाति, संस्कृति जो भी लोग हैं सब इकट्ठे रहते थे। ऑन अदर हैंड हम ये चीज़ देखते हैं कि भाषा के आधार पर डिफरेंसेस हैं, रीति रिवाज के आधार पर डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो विशेज़ हैं, लोगों की विलिंग्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है। इसके कारण इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो एक दूसरे को थोड़ा सा अपने से मतलब अपने बराबर नहीं मानती है। वो आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे को मानती है, वो एक दूसरे को अलग करने की कोशिश में रहती है, या फिर अलग हो जाते हैं लोग डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के कारण। तो यही बोलते हैं यही सब कारण है, ये भिन्नता ही एक कारण है जो कि अलगाववाद की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अब है आधुनिक भारतीय समाज में भारतीय संविधान संगठन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। मतलब जब आधुनिक हमारा जो भारतीय समाज है वो हमारे जो संविधान, मतलब हम संविधान के ऊपर चलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता हमारा इतिहास क्या है, हमारा प्रेजेंट टाइम कैसा है। हमने अगर लोकतंत्र को अपनाया है, हमने संविधानवाद को अपनाया है, तो हम उसको चलेंगे, उसको मानेंगे, अपनाएंगे। तो यहाँ पे वो एक चीज़ हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि शिक्षा के अवसरों की समानता पर बल देते हुए सामाजिक न्याय को लाने, सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारित तथा जाति, रंग, पंथ से ऊपर समाज के निर्माण का लोकतांत्रिक शस्त्र है। मतलब उन्होंने बोला है कि जो शिक्षा के अवसरों की जो समानता होती है ना, वो हमें सामाजिक न्याय ला के देगा, सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने की हमें शक्ति देगा। वो किस प्रकार हैं, वो हैं जाति, रंग, पंथ, इनसे भी जो बदलाव है, इनके बीच में जो हम कहते हैं कि जो डिफरेंसेस है, ये हमारे समाज को जो कमज़ोर बनाती है, बल्कि फिर जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हमें कमज़ोर ना बनाकर स्ट्रांग बनाएगी। और यही लोकतंत्र का एक शस्त्र है। लोकतंत्र शिक्षा को एक वेपन के रूप में यूज़ करता है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर लोकतंत्र कमज़ोर हो गया तो बहुत सारा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अपने बेसिक राइट्स को पाने में असमर्थ हो जाएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना भी उनसे बोले कि हम आपको आपके राइट्स दिलवा देंगे, लेकिन एक बार आपको आगे आना होगा, या फिर कोई आपके बिहाफ पर आगे आ सके। लेकिन जब वो लोग उस चीज़ से अवेयर ही नहीं होंगे कि उनकी राइट्स होते क्या हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो उनके राइट्स के अगेंस्ट है, उनके राइट्स को ख़राब कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उनका हनन कर रही है, तो उन्हें पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे वो उन चीज़ों के लिए लड़ेंगे। जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर है वो एक क्राइम है और बच्चों को शिक्षा पाना एक अधिकार है, ठीक है। बाल श्रम एक क्राइम है और शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। उन्हें लगता है कि चाइल्ड लेबर जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। अगर बच्चा अपने घर में हेल्प कर रहा है तो चाइल्ड लेबर थोड़ी ना कहलाएगा, ये ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चा चाहे घर में हेल्प कराए, बच्चा चाहे दुकान पर हेल्प कराए, वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में ही आता है। अगर वो अपने स्कूल टाइम में आपकी हेल्प करा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में ही आता है। तो ये चीज़ लोगों को पता होगी कब, जब वो शिक्षित होंगे। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा लोकतंत्र के लिए एक शस्त्र के रूप में है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र तथा आस्था से अलग हटकर उसका सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र इस बात पर जोर देता है कि आपका सम्मान व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, ना कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, पोस्ट कैसी है, सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो इन सब से हटकर, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, तो उस फंडामेंटल राइट होने का मतलब ये है कि अभी से कोई छीन ही नहीं सकता है। अब है जाति व्यवस्था, जो हम क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम इनको कैसे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें हम जाति व्यवस्था से बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अंतरजातीय समूह के पदानुक्रम के रूप में जाति को परिभाषित किया जाता है। मतलब कि अंतरजातीय समूह है जो, उसमें जो हायरार्की है, हम उसके माध्यम से जाति व्यवस्था को पढ़ेंगे। यानी कि जो व्यक्ति व्यवसाय आधारित सामाजिक स्तर को निर्धारित करती है, जो जाति व्यवस्था है वो व्यक्ति के व्यवसाय आधारित सामाजिक स्तर को निर्धारित करती है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है जाति को परिभाषित करने में इसके चारित्रिक लक्षणों को प्रकाशित करना आवश्यक है। अंतः जातीय व्यवहार एक आवश्यक लक्षण है जिससे समूह के सदस्य समूह के बाहर व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जाति के सदस्यों के भोजन की थोड़ी सीमाएं बंधन के अलावा लगभग समानता होती है। ये जो हम देखते हैं, हम इंटरकास्ट मैरिज देखते हैं। आपको पता ही है कि एक जाति के लोग आपस में शादी करते हैं, लेकिन वो दूसरी जाति से वो चीज़ देखने को हमें नहीं मिलती। मतलब बहुत
अब तो खैर आज के समय में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ हमें आज़ादी, अधिकार, ड्यूटी सब मिलने के बावजूद अभी भी जो लोग हैं वो इंटर कास्ट मैरिज, मतलब जो होता है कि एक दूसरे के साथ एक कास्ट का दूसरी कास्ट के लोगों के साथ शादी, उसे अच्छा नहीं मानते हैं, वो हमेशा उसके अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम एक ही जाति के अंदर शादी करते हैं तो बस थोड़े बहुत रीति रिवाज अलग होंगे, खान पान का तरीका थोड़ा बहुत अलग होगा। जैसे कोई परिवार नॉनवेज नहीं खाता है, कोई परिवार खाता होगा, तो बस इतना अंतर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ अंतर खास आएगा नहीं। तो वो कहते हैं कि इसलिए यहाँ पर रोटी बेटी का रिश्ता चल जाता है, लेकिन दूसरे जातियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, एक जाति दूसरी जाति में जाना संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ तो हम आज के समाज में भी देख ही रहे हैं। फिर है सामाजिक स्तर में ब्राह्मणों का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद वही है कि हमारे पास 4 जातियाँ हैं और उनकी हायरार्की हम सबको पता है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं मध्यकाल में हिंदू सामाजिक संगठन में जाति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को कायम रखा, सदस्यों के सामाजिक तथा मानसिक सुरक्षा की देखभाल की, व्यवसाय संघ के कार्य के रूप में कार्य किया, शिक्षा के लिए विधियाँ निर्धारित की, तकनीकी परीक्षण प्रदान किया, यांत्रिक तथा तकनीकी प्रक्रिया के वंशानुगत ज्ञान को कायम रखा तथा हस्तांतरित किया, और धार्मिक जीवन आदि को कायम रखा। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो मध्यकाल में हमारी जो जाति व्यवस्था या जो हमारा सामाजिक संगठन था, जिसमें जाति व्यवस्था के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को हमें मिलते हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट्स यही हैं जिसमें भी हमने पढ़े हैं। फिर वो आगे इसमें लिखा है, जाति व्यवस्था, धार्मिक प्रभाव, स्थिर समाज, ग्रामीण संरचना, भौगोलिक विभाज्य, जनजातियों में विभिन्नता, शिक्षा की अनुपस्थिति आदि जैसे विषयों कुछ निश्चित कारकों के कारण बनी रही। मतलब उन्होंने बोला कि हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, लेकिन हमें जानना है कि इतने लंबे समय, मतलब मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक करीब 1000-1500, आप ऐसे मान सकते हैं, इतना लंबा समय 1000 मान के चलते हैं कि 1000 साल तक ये व्यवस्था वैसी की वैसी आज के समय में हमें मिलती है देखने को। तो क्या कारण है? तो कारण है कि जाति व्यवस्था का धर्म पर बहुत अच्छा प्रभाव था, या फिर जाति व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव था। समाज में स्थिरता थी। स्थिरता क्यों थी? क्योंकि लोग अपनी जातियों से बाहर जाने से डरते थे, दूसरे लोगों को अपनी जातियों में अपनाने से भी डरते थे, तो स्थिरता आ गई। फिर है ग्रामीण सामाजिक संरचना। गाँव में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। शहरों में ऐसा होता है, शहरों में हम सब ने इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस जाति से है, किस कुल से है, किस देवी की पूजा करता है, कौन सा खाना खाता है। मतलब जो लोग थोड़ा उस बैकग्राउंड से रहे होंगे वो शायद इस बारे में पूछताछ करते होंगे, वरना नहीं, ऐसा होता नहीं है। मैं जिस स्कूल में थी तो मुझे तो इस स्कूल तक पता ही नहीं था कि जाति व्यवस्था होती क्या है। मतलब पढ़ना अलग बात है, और फिर डेली लाइफ में कि ये व्यक्ति इस कास्ट से है तो हमें इसको छूना नहीं है, बैठना नहीं है, खाना नहीं है इनके साथ, ये हमें पता ही नहीं था। इवन कॉलेज टाइम पे भी हमें ये सब चीज़ें हमने कभी काउंटर नहीं की, तो और हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया इन चीज़ों। तो ये चीज़ हमें शहरों में कम देखने को मिलती है। इवन हमारा जो क्वेश्चन होता था अपने पेरेंट्स से कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बैठते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते, तो क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या होता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी चीज़ सिखाई नहीं कि आपको इस तरह के लोगों के साथ नहीं मिलना है, नहीं बात करना है, और तो हमने कभी वो ध्यान ही नहीं दिया, हमारे माइंड में आई नहीं। लेकिन गांव में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती थी। यहाँ पे ये बोला गया कि जो गांव की सामाजिक संरचना थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, जिसके कारण जाति व्यवस्था वैसी की वैसी आज भी बनी हुई है। अगर जो व्यक्ति शहर में कुछ समय के लिए रहता है, यानी माइग्रेटेड है, ठीक है, वो चाहे एजुकेशन के लिए है, शादी के लिए आया है, या कोई भी रीज़न से आया, लेकिन जब वो वापस अपने गांव में जाता है ना, तो अपने शहरी व्यवहार को वो शहर में छोड़कर गांव की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उसे गांव में एक्सेप्टेंस चाहिए तो उसे उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो गांव वाले अपनाते हैं, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो पहनावा हो, खान पान हो, बोली हो, या कुछ भी हो, या उनकी आइडियोलॉजी हो, आपको उन्हीं के रंग में रंगना होगा अगर आप उनसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं। तो इसी कारण से हमारे गाँव में ये जो व्यवस्था है काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलती है, बट शहर में थोड़ा कम देखने को मिलती है ये चीज़ें। फिर है भौगोलिक विभाज्य। तो वही भौगोलिक विभाजन बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन जो हम एक बेसिक समझेंगे कि ये गांव है, यहाँ पे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, और ये जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे हमेशा शूद्र जाति रहती थी। तो ये हम इस तरीके से भौगोलिक विभाज्य को समझ सकते हैं। फिर है जनजातियों में भी विभिन्नता बहुत देखने को मिली। आपको पता ही, जनजाति ज़्यादा जंगल पहाड़ वगैरह पे, मतलब वो भीड़ भाड़ ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहते थे, आबादी से हमेशा दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जनजाति तो है ही है, लेकिन उनमें भी ये व्यवस्थाएँ हैं, ये हायरार्की वाली व्यवस्था, वहाँ पे भी चीज़ देखने को हमें मिलती है। और साथ में खूब, और वैसे भारत में इतनी सारी जनजातियाँ, वो भी अलग एक इशू है। उसका है शिक्षा की अनुपस्थिति, यानी कि एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। अब लोग शिक्षित ही नहीं हैं तो लोगों को पता ही नहीं उनके अधिकार क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, और किन चीज़ों से
उनके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, किन चीज़ों से उनको फ़ायदा हो सकता है। अभी हमने इसका एग्जांपल मतलब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था, तो उन्होंने बोला कि इन्हीं कारणों से, ठीक है, इन्हीं कारणों से जो हमारा वर्तमान समाज है वो कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, यातायात, संचार साधन, आर्थिक प्रभाव, नवीन सामाजिक वर्ग का उदय, नवीन विधि व्यवस्था आदि। मतलब कि जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी वो हमारे समाज को कमज़ोर करने का कारण था, लेकिन हम ये देखते हैं कि अब जैसे इन सभी चीज़ों का विकास हो रहा है ना, इसने थोड़ा समाज में बदलाव लाकर उनको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं जाति व्यवस्था समाज के लिए हानिकारक है, यह सामाजिक विघटन लाती है, यह इसका परिणाम हमेशा लघु समूह में, मतलब इसका परिणाम बहुत से लघु समूह होते हैं और धन के विभाजन में असमानता लाता है या लाती है। जाति व्यवस्था समाज प्रगति में बाधा, ये चीज़ हम समझते हैं, हमने जाना है। अब हम इसको वर्ग व्यवस्था के रूप में समझेंगे। तो हमने जाति व्यवस्था का सब कुछ देख लिया, हम वर्ग व्यवस्था को एक बार डिटेल में देख लेंगे। मतलब जो इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर वर्ग व्यवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसकी लाइन शुरू होती है, एक वर्ग में स्तरीकरण स्वतंत्र है, कठोर नहीं। यानी कि जो लेवल्स हैं वो वर्ग में बहुत ही हमें फ्री दिखते हैं, इंडिपेंडेंट दिखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिकनेस नहीं है जो हम जाति व्यवस्था में देख रहे होते हैं कि आप अपनी जाति में रहिए, इधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए, एक्सेट्रा। और फिर है कि अब यहाँ पे देखिए वर्ग बनता कैसे, यहाँ पे इन्होंने वर्ग बनाने का प्रोसेस बनता है या बनने का। आपकी हैसियत कैसी है, आपका जीवन स्तर कैसा है, अन्य वास्तुनिक कारक। ऑफ कोर्स एक ग्रुप के लोग जो एक तरह का जॉब करते हैं, एक तरह की सैलरी पाते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप अलग होगा। एक ऐसा ग्रुप जिनका एजुकेशन लेवल सेम होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उनका। कुछ लोग जो पढ़े लिखे कम हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं यानी अनपढ़ हैं, तो उनका अलग। मतलब सबका इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनता है, आपके इंटरेस्ट पर बनता है, आपकी ज़रूरतों पर बनता है। वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात की गई है जो ग्रुप है, ठीक है। लेकिन हम जब जाति व्यवस्था में देखते हैं सिर्फ तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि वर्ग व्यवस्था बहुत डिफरेंट है। वर्ग व्यवस्था बहुत फ्री है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देख बात है कि हमेशा अमीर जो लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, फिनेंशियली रिच होते हैं, जो वो उन लोगों के ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति जो कि फाइनेंशियली उतना रिच नहीं है, वो ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाता है या रह नहीं पाता है, ऐसा वो अपनापन या वो सब चीज़ें फील नहीं होती हैं। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति जो गांव से शहर में आया है वो अपने आप को अकेला पाता है, और जो व्यक्ति शहर से गांव में जाता है वो भी अपने आप को अकेला पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका शहरी जीवन था वो गांव के जीवन से बहुत अलग था। तो ये अगर वहीं पे वो 2, 3, 4 जितने भी लोग वहाँ पे मिल जाते, चाहे वो डिफरेंट शहर के हों, कि डिफरेंट सिटीज़ से वो बिलोंग करते, लेकिन क्या शहरी जीवन उनका है तो सेम। मेट्रो सिटीज़ से अगर वो लोग जाते हैं तो उनको पता है कि वहाँ पे उठने का टाइम, जॉब करने का तरीका, ये सब कैसा है। अगर आपको अंतर देखना हो तो आप पंचायत जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़, उसमें दिखाया जाता है, तो हम उसमें कैसे, हम उसको कैसे समझेंगे कि उनका जब ग्रुप बनता है तो कैसे उसमें जो कैरेक्टर है पंचायत में, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपने आप को अलग पाता है। क्यों? क्योंकि उनका वर्ग में, उस वर्ग में वो शामिल नहीं हो पाता। उन लोगों का जो जीवन व्यवस्था है, उन लोगों का जो जीवन तरीका है वो बहुत अलग है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ग हमें है ये बहुत स्वतंत्र दिखता है, और हमारे पास के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, और ये जाति व्यवस्था से काफ़ी लचीला है। तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे कि मैकाइवर के शब्दों में, मैकाइवर क्या कहते हैं हम वो समझेंगे। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का एक भाग होता है जो सामाजिक स्तर के आधार पर शेष से भिन्न परिलक्षित होता है। चंदा एवं शर्मा, ये उनकी बुक में देखने को मिला है, जो मैकाइवर को कोट कर रहे हैं कि एक जो सामाजिक वर्ग है समुदाय का भाग होता है, लेकिन इसके सामाजिक स्तर का जो आधार होता है ना, काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। वर्ग चेतना लोकतांत्रिक मूल्य की वृद्धि में भी बाधक है। अतः विद्यालय में समानता बंधुता की समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु वर्ग चेतना का उन्मूलन आर्थिक असमानता तथा अन्य असमानता को समाप्त किए बिना नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किस प्रकार वर्ग की है, तो चाहे वो कितना भी फ्री हो, लचीला हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वर्गों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उनकी आइडियोलॉजीज़ हो, उनका रहने सहने का तरीका हो, चाहे वो विद्यालय। अब आप समझो कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों का जो ग्रुप होता है वो अपने आप को कुछ डिफरेंट मानता है उन लोगों से जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन में हो, ECA में हो, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, या किसी भी कारण से हो। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमें विद्यालयों में ये समानता, हम इस चीज़ को लाते हैं,
हम बंधुता को लाते हैं, लोगों को ये बात समझाते हैं कि आपका बैकग्राउंड, जब आप स्कूल आए तो अपना बैकग्राउंड थोड़ा पीछे रख कर आइए। मतलब आप स्कूल में दोस्त बनकर रहिए, आप कहाँ से आते हैं मैटर नहीं करता, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, आपकी हालत कैसी है, आपको मैटर नहीं करता। आपको उनसे एक ह्यूमन की तरह, एक दोस्त की तरह, एक क्लासमेट की तरह दोस्ती रखनी है। तो अगर हम इन चीज़ों को लाएंगे तो हमारा जो समाज है वो मजबूत बनेगा। लेकिन वो कैसे आएगा? वो आएगा जब हम आर्थिक असमानता को कम करेंगे और हम अन्य असमानता, चाहे वो शिक्षा में असमानताएं हो, चाहे वो जॉब में हो, या फिर लोगों की आइडियोलॉजीज़ में हो, अगर हम उनको ख़त्म या कम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समाज को काफ़ी मजबूती दे सकते हैं। अब परिवार और समुदाय, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें हमारे परिवार और समुदाय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चों का पहला स्कूल उनका घर माना जाता है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि उनकी शिक्षा के लिए परिवार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार प्राथमिक सामाजिक समूह है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो पहले के समय में जो हमारा पारिवारिक संरचना था, परिवार सामाजिक संरचना थी, वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। तो हम इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं, ठीक। एक है हमारा विस्तृत या संयुक्त परिवार, दूसरा एकल। तो जैसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, तो हमें पता ही है जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं, माता पिता, उनके बच्चे, या फिर दो पीढ़ी, मतलब कम से कम दो पीढ़ी तक के लोग साथ रहते हैं, यानी दादा दादी भी हो गए, माता पिता के साथ चाचा चाची भी हो गए, पूरा एक परिवार के रूप में रहना। या फिर दादा दादी, या अगर उनके मम्मी पापा के दादा दादी भी जिंदा हैं तो सब पूरा एक परिवार एक तरीके से रहेगा। फिर हमें पता ही है कि हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली है वो किस तरीके से, वहाँ पे ज़्यादातर माता पिता और बच्चे, हमें यही परिवार देखने को मिलता है। और इसमें चाचा चाची जैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बच्चे भी ज़्यादातर 2 या 3 होते हैं। अब तो एक बच्चे वाली पॉलिसी जब से आई है तो थोड़ा तो अब ये हम समझेंगे कि इनका बच्चों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो इनका बच्चों पे इफेक्ट करने का, उनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ने किस प्रकार पड़ता है वो देखिए, कि उनकी जो पालन पोषण है और जो उनका प्रशिक्षण है, ठीक है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो उस पर आप वो एक न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे में और एक जॉइंट फैमिली के बच्चे में बहुत अंतर पाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा होगा जो वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट होगा, वो थोड़ा कम बात करता होगा, बहुत एक्टिव नहीं होगा, वो लोगों से मिलना थोड़ा कम पसंद करता होगा, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन होगा। ये अक्सर देखा जाता है, ये न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों में हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली का बच्चा होगा बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा, बहुत एक्टिव होगा, वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव होगा, उसका जो रिलेशन सेट करने का जो तरीका होता है, जो बाउंड्रीज होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, वो बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाएगा और वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसने वो सब चीज़ें देखी है। तो यहाँ पे कि उनके अच्छी आदतों का अभ्यास होता है, परिवार में उन्हें प्यार मिलता है, तो वो प्यार जब लेना जानते हैं तो वो केयर करना जानते हैं, क्योंकि एक परिवार में जब रहते हैं तो आप केयर करना सीखते हैं कि अगर दादाजी बीमार हैं तो आप उनको हेल्प कर रहे हैं, छोटे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, बड़े पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चे वो सब देख देख के बढ़ते। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों तो ये देखा ही नहीं, उन्होंने देखा कि पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तो बच्चे पेरेंट्स सुबह गए शाम को आए या रात में आए, और अगर कोई भी चाहे मदर या फादर कोई काम करता है तो वो उन चीज़ों को देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, वो इस चीज़ों को देखते देखते बड़े होते हैं, तो उन्हें लगता है कि परिवार ऐसा ही होता है, समाज ऐसा ही बढ़ता है आगे, तो फिर वो आगे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ वो भी बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखें। और अगर किसी घर में एक बच्चा है तो आप उसके बिहेवियर में जो डिफरेंसेस है वो देख सकते हैं। जिसके घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं, वो लोग केयर जैसी चीज़ें समझते हैं, वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करने का, कब उन झगड़े को ख़त्म करना है, बाकी सब चीज़ें। तो ये हमें एजुकेट करता है कि फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के, क्योंकि वो बेसिक वही समझाते हैं कि बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, और साथ में कि बच्चे के एजुकेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कि भाई उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन या उसका स्ट्रक्चर परिवार का किस तरीके का है। अगर कोई परिवार जो है बहुत कम सुविधाओं में बढ़ा है तो उनके बच्चों में वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कोई परिवार जो अच्छा खासा रिच है, वो एजुकेटेड भी है, और साथ में वो एक किसी हिंदी के साथ कोई और लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज में उसकी अच्छी पकड़ है, तो बच्चे में वो इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि परिवार बच्चों को संरक्षण भी प्रदान करता है। आपको समझ में आएगा परिवार क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और स्पेशली जॉइंट फैमिली क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बढ़ते परिवर्तन के साथ हमको ये देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम समुदाय देखेंगे तो बच्चों की शिक्षा में समुदाय की इसमें भी बहुत अच्छी उसकी भूमिका होती है। वो क्या है कि अगर हम अंतर करें गांव और शहर के लोगों में, तो हमें पता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा, उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा फ्री होता है, या फिर बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेसफुल होता है। एजुकेशन मतलब जैसे स्कूलिंग है, आगे करियर बनाना है, तो उनको बचपन से चीज़ें सिखाई जाती है। ये चीज़ हमें गांव के बच्चों में भी देखने को मिलती है। लेकिन गांव के बच्चों में हमें ये दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वालों में से नहीं होते, क्योंकि उनका समाज या समुदाय ही ऐसा होता है, फिर उनकी संस्कृति, मूल्य, उनकी प्रथा, ये सब चाहे जैसी क्यों ना हो, लेकिन अगर वही प्रथा, जैसे आप एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी
कि अगर हम छठ पूजा का देखते हैं तो जो बच्चे शहरों में रहते हैं वो जानते हैं कि ये 4 या 6 दिन का त्यौहार है, इस तरीके से किया जाता है, इस दिन ऐसी व्यवस्थाएं हैं, या फिर वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्तों के घर जाके उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब हम गांव में देखते हैं तो इसकी तारीख 6 दिन नहीं होती, बल्कि इसकी तारीख दिवाली से भी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है कि भाई इस तारीख को या इस महीने में छठ पूजा शुरू होनी है। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे गणेश महोत्सव में देख सकते हैं, आप इसे काली पूजा में देख सकते हैं। मतलब क्योंकि उनका जो रहने का तरीका, आप 4 दिन से अब 4 दिन की तैयारी और 1 महीने पहले की तैयारी में, तो बच्चे उस चीज़ को उन एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि आपको कैसी चीज़ों को मैनेज करना है। तो वहाँ पे क्योंकि सब काम बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन क्या सामान लाना है, कैसी चीज़ों को करना है, इन सब चीज़ों के लिए तो समुदायों का बहुत बड़ा अंतर आता है हमारे बच्चों के विकास पर। तो यहाँ पे बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जो कुछ सीमा तक हम की भावना के साथ एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी कि जो समुदाय है वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे समाज में रहना है। तो हमें पता ही होता है कि अगर आप अच्छे समुदाय अच्छे समाज में रहेंगे तो आपका जो चरित्र निर्माण होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप ऐसे ख़राब जहाँ पे चोरी और शराब पीना और गाली गलौज ऐसी कोई जो बहुत बेकार चीज़ होती है, अगर उस समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखेंगी। उन्हें आपको भी नहीं पता होगा कि आपने उन्हें कब अडॉप्ट कर लिया है, मतलब उन बच्चों ने कब अडॉप्ट कर लिया, उन बच्चों को पता ही नहीं हो, क्योंकि उनका समाज में वही चीज़ दिखाई गई। वो एक कुएं के मेंढक के अनुसार मतलब वो लोग हो गए कि किस प्रकार कैसे जो उन्होंने देखा उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो अगर वो अच्छे समाज से रहते हैं तो उनका उस पर असर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अपनेपन की समझ तथा निवासियों की निष्ठा, ये हमें देखने को मिलती है कि कैसे अपनेपन आता है लोगों में। आप देखिए कि शहर में लोगों के अंदर ये चीज़ मतलब अब तो लोग अपने नेबर्स तक को नहीं जान पाते हैं, और लेकिन ग्रामीण समाज को अगर हम देखें या गाँव में देखें तो गाँव में अगर कोई एक नया व्यक्ति आया तो पूरे गाँव के लोगों को खबर होती थी कि या होती है अभी भी कि इस घर में ये व्यक्ति आया है, ये उनका बेटा है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कुछ भी है, तो किस काम से आया है, कब जाएगा, पूरी खबर होती है। लेकिन हमारे बगल में हमारा नेबर कब बदल गए हमें ये भी नहीं पता होता। शहरों में ये चीज़ देखने को मिलती है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही लोगों पर, उनकी एजुकेशन पर, उनके माइंडसेट पर। उसके बाद सामाजिक विरासत, तो वहाँ पे भी उनका कहते हैं कि जो इंसान जिस बैकग्राउंड से रहा है वो उन्हें कंटिन्यू करता है। फिर है तुलनात्मक आर्थिक आत्मनिर्भरता, तो ये भी चीज़ उसी से कनेक्टेड है। अब है समुदाय एक शैक्षणिक अभिकरण के रूप में। तो हम इस टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप कुछ और भी हमें बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए हमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको टाइम पर मिल जाए। और हम इन रेगुलरिटीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण हम लोग कभी कभी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और इसका जो इंग्लिश वीडियोस हैं वो सूरज सर बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके चैनल या उनके प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कीजिए। इसके अलावा इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें इग्नू से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जाता है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ के या किसी और कॉलेज के आपको किसी इशू में, टॉपिक में या फिर उसमें प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा काम, हमारी मेहनत, और वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।